जो है जो आप अगर बात करेंगे मतलब दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स करते हैं तब आप ये जो रेयॉल्स लॉ यूज करते हैं, जो बेसिकली ये बताता है कि किसी दो लिक्विड सॉल्यूशन जब आप मिक्स करते हैं, ठीक है, जब दो लिक्विड सॉल्यूशंस आप मिक्स करते हैं तो जितना ज्यादा जो है मोल फ्रैक्शन होता है किसी लिक्विड का सॉल्यूशन में, उतना ही उसका वेपर प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला है कि जैसे मान लो P1 है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, और P2 जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस चीज का बेसिस पर हमने यहाँ पर जो है अच्छा जो वेरिएबल्स लिए थे वो और ध्यान कर लें कि अगर ये लिक्विड ना मिक्स किए होते तब इनका जो वेपर प्रेशर बनता है वो P1 नॉट और P2 नॉट जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट वैल्यू होती। ठीक है, उसके बाद जो वेपर्स ऊपर बनती हैं उनमें मोल फ्रैक्शन होता है y1 और y2। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हमने रेयॉल्स लॉ के बारे में बात की थी, जिसमें ये था कि जो है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 होता है और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 होता है, ये बात यहाँ पर लिखी थी। तो इसको फिर इसके बेसिस पे हमने डेरिवेशन किया। जैसे देखो एक बार थोड़ा सा डेरिवेशन को हम देख लें, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है मगर जहाँ हैं वो हैं, सिलेबस में आपको करने पड़ेंगे। तो P1 के लिए आया P1 नॉट x1 और P2 के लिए आया P2 नॉट x2। फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि टोटल प्रेशर जो है वो P1 प्लस P2 होता है। मैंने आपको बताया था टोटल प्रेशर का रोल ही क्यों आता है यहाँ पर, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर हम जो है ये निकाल सकते हैं ना, अगर प्रैक्टिकली तो हम टोटल वेपर प्रेशर ही निकाल सकते हैं, इधर हम अकेला पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल सकते। इसको एक मैनोमीटर से जोड़ के इस तरीके से हम जो प्रेशर निकालेंगे वो पी टोटल ही निकलेगा अपने पास। तो इसलिए क्या है कि पी टोटल का रोल यहाँ पर रहता है। और पी टोटल डाल्टन ने हमें बताया था कि दो गैसियस मिक्सचर, जैसे अब यहाँ पर हैं तो लिक्विड के वेपर्स में, अगर हैं तो गैसियस मिक्सचर्स, तो दो गैसियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनका जो सम टोटल होता है पार्शियल प्रेशर का, वो टोटल प्रेशर देता है। यानी पी टोटल जो होता है, जो हमें यहाँ पर इन गैसेस के प्रेशर से मिलेगा, वो दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम टोटल के बराबर होता है। और उसने ये भी बताया था कि अगर आपको जैसे पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर आप मैथमेटिकली निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंटली तो नहीं निकाल सकते। एक्सपेरिमेंटल हमेशा पी टोटल ही मिलता है आपको। तो मैथमेटिकली निकालने के लिए आप सिर्फ इतना ये बता दीजिए कि आपको जो है, जैसे अगर आपको ए कंपोनेंट का अगर आपको पता लगाना है कि कितना उसका पार्शियल प्रेशर है, तो आप क्या करेंगे कि उसका जो मोल फ्रैक्शन है ए का इस गैसियस स्टेट में, यहाँ पर इस जगह पर जो वेसल भरा हुआ है, इनटू टोटल प्रेशर अगर आप कर देंगे तो, या अगर बी का पता लगाना है तो वाई बी इंटू पी टोटल कर देंगे। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 11th में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऐसे कि पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल, ऐसे पढ़ा हुआ है। लेकिन आज हम इसको एक्स ए ना लेकर वाई ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्स हमने जो मोल फ्रैक्शन है वो रेयॉल्स लॉ के हिसाब से ले लिया है। अब आप कुल मिला के दिमाग में रखिए, जो बात है वो ये है कि रेयॉल्स लॉ के अनुसार पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और डाल्टन्स लॉ के अनुसार पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। तो आप समझिए कि ये पी ए सेम है, ये पी ए सेम है। पार्शियल प्रेशर जो आएगा वो बात अलग है कि ये जो फॉर्मुलेशन है रेयॉल्स लॉ के बेस पर है, और ये जो फॉर्मुलेशन है ये डाल्टन्स लॉ के बेस पर है। यानी कि जो ऊपर वाला रिलेशनशिप है उसमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज का है, और जो नीचे वाला फॉर्मुलेशन है उसमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का है। ये दोनों में अंतर होता है। बोलो समझ आई मेरी बात? तो बाकी तो क्या था कि मैंने आपको कहा था कि ये वाला फॉर्मूला आप कमिट टू मेमोरी कर लें। जरूरत हो तो इस तरह का डेरिवेशन करने में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इतना सा किया हमने कि यहाँ पर x1 या x2 में से किसी एक को रिप्लेस कर देना है, मतलब दोनों x1 या दोनों x2 ले लेने हैं। वो आपको पता ही, हम बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये इतना पोर्शन मैंने आपको बता दिया था, ये यहाँ पर थे हम लास्ट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो हम क्या करेंगे अब, जरा इन चीज़ों को दिमाग में रख के हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, वो कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स
A and B are 450 mm and 700 mm मरकरी रिस्पेक्टिवली। आज मेरे ख्याल से आप mm ऑफ मरकरी को आप बेहतर तरीके से समझते हैं भी क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। एट 350 केल्विन। देखो वेपर प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो अगला टेम्परेचर तो बताएगा ही, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सारी रीडिंग्स ली जाती हैं। फाइंड आउट द composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm mercury. Also find the composition in vapor phase. सबसे पहले देखिए गिवन लिखेंगे, ठीक है। The vapor pressure of pure liquids A and B 450 mm 700 mm, यानी कि आपको जो है P0 A दे रखा है और P0 B दे रखा है। प्योर लिक्विड्स का आपको प्रेशर दे रखा है, ठीक है। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। आपको कॉम्पोजिशन पता लगाना है, यानी कि आपको XA और XB पता लगाना है। इफ टोटल वेपर प्रेशर P टोटल अगर आपके पास 600 mm मरकरी, यानी इन दोनों को मिक्स करा है A और B को, जिससे कि 600 mm मरकरी वेपर प्रेशर टोटल आ रहा है आपके पास। ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, यानी कि आपको YA और YB भी पता लगाना है, ठीक है। अपनी NCERT का एग्जाम्पल है, सॉल्व अनसॉल्व सॉरी इंटेक्स क्वेश्चन है 2.8, ठीक है। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बड़ा इजीली समझा देते हैं। तो देखो क्या है कि यहाँ पर आता है कि भाई जैसे सबसे पहले तो XA और XB निकालना है, तो मेरे को पता है भी P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, फिर इज इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB। अब आपको पता है कि मुझे XA या XB में से एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, तो P0 A XA को लिख लेता हूँ, मैं रिटेन कर लेता हूँ, और XB को उड़ा देते हैं। XB को कैसे उड़ाएंगे? XB को उड़ाने के लिए XB को आप 1 माइनस XA लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया, देख लो। अब ये सॉल्व करेंगे अब अपने, तो P0 A XA प्लस P0 B माइनस P0 B XA, तो ये हो गया अपने पास फाइनली P टोटल इज इक्वल टू, ये हो गया P0 A माइनस P0 B इंटू XA प्लस PB0, ठीक है। तो वैल्यूज रखते हैं अपने। ये डेरिवेशन जो मैंने किया ना, मैं आपको जब आपको लास्ट क्लास में नहीं समझाया था कि जो डेरिवेशन मैंने किया ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको जब जरूरत है तब कर लो ना, क्यों परेशान होते हो उसको याद करने के लिए, इसको रट्टा मारने के लिए। अपने रट्टा किस लिए मारना है इसको? अपने को तो यहाँ तक बात पता होनी चाहिए, बस एक ये और एक ये, दैट्स इट। उसके बाद तो सिर्फ XA या XB तो रिप्लेस किया है मैंने, जरूरत पड़ी तो मैंने कर लिया, नहीं पड़ती नहीं करता। डिपेंड करता है क्वेश्चन का डेटा कैसा है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि वैल्यूज रखते हैं। P टोटल है मेरे पास 600 इज इक्वल टू P0 A है 450 माइनस P0 B है
700 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी है 700। ठीक है, तो ये हो गया 600 इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 250, 4 3 7 250 एक्स ए प्लस 700, तो 600 माइनस 700 इज इक्वल टू माइनस 250 एक्स ए, या फिर माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 250 एक्स ए। हैं जी सर मोल फ्रैक्शन 2/5 आ रहा है। 2/5 आ रहा है। यस सर। और मेरा कितना आ रहा है? मेरा भी यही आ रहा है, इज इक्वल टू ये 10/25 है ना, तो 2/5 यानी कि 0.4 और एक्स बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6। ठीक है, उसके बाद तो ये तो मेरे आंसर्स हो गए, ये मेरे दो आंसर्स हो गए एक्स ए और एक्स बी। पहला टारगेट डन। ठीक, अब निकालना है दूसरा। दूसरा है कि वाई ए वाई बी वाले यानी वेपर प्रेशर वेपर फेज ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन दी वेपर फेज। तो ये वाई ए वाई बी अपन ने निकालने हैं मोल फ्रैक्शंस। तो फॉर्मूला है पी पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। ठीक है, तो पी ए मैंने आपको बताया था, अगर आप ध्यान करेंगे मैंने आपसे कहा था कि ये वाला पी ए, ये वाला पी ए एक ही बात है ना। तो जो ये फॉर्मुलेशन है वाई ए पी टोटल और ये पी नॉट ए एक्स ए, ये दोनों पी ए को ही बताती हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप्स, देखो दो रिलेशनशिप्स हैं, इधर लिख देता हूं। अगर रेयॉल्स लॉ के हिसाब से चलें तो पी ए है पी नॉट ए एक्स ए, अगर डाल्टन्स लॉ के हिसाब से चलें तो पी ए है वाई ए इंटू पी टोटल। तो ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये पी ए दोनों सेम है, बस फर्क ये है कि ये एक्सप्रेशन रेयॉल्स लॉ के हिसाब से है जो कि सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन यूज करता है, और ये रिलेशन जो है डाल्टन्स लॉ के हिसाब से जो कि वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन यूज करता है। तो इसमें क्या है, वाई ए या वाई बी में से एक कोई चीज निकाल लो। अगर आपको मान लो वाई बी निकालना हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि भाई वाई पी, उसका बना गया पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। तो फिर इसके लिए बन जाएगा पी नॉट बी एक्स ए एक्स बी सॉरी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। आप कोई भी एक, क्योंकि अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन किसी भी एक से निकाल के अगर वाई ए निकालते हो तो 1 माइनस वाई ए वाई बी निकल जाएगा, अगर वाई बी निकालते हो तो 1 माइनस वाई बी से वाई ए निकल जाएगा। तो क्यों अपने दो दो चीजें कैलकुलेट करें। तो मैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं इसको तो छोड़ रहा हूँ, मैं एक बार बस यहाँ पर सिंपली ये मैं वाई ए निकालता हूँ। तो वाई ए मेरे पास क्या आएगा, वाई ए विल बी इक्वल टू पी टोटल अपॉन पी नॉट ए एक्स ए 0.3 आ रहा है। तो ये आ गया पी टोटल है अपने पास कितना 600 mm अपॉन पी नॉट ए है अपने पास 450 450 इंटू 0.4, यानी कि ये हो गया, कर ही लिया होगा आपने, 600 अपॉन 900 हो गया, 45 90 हो गए 1800, तो 1/3 हो गया क्या। नो सर 0.3 आएगा सर। 0.3 आएगा। सर आपने दूसरा अलग कर दिया, आपने अलग कर दिया। हाँ मैंने फॉर्मूला गलत ले लिया, ओके उल्टा लिख दिया मैंने, है ना यहाँ पर। वाह भाई वाह। तो अब देखो वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। चलिए, तो अब आप मुझे सिखाने की स्टेज पर आ गए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। तो यहाँ पर पी नॉट ए आपके पास आ गया 450
इंटू 0.4 अपॉन ये कितना था 600, यानी कि 180 अपॉन 600 आएगा ना। अब तो ठीक है, ये गया तो यस सर 0.3 आ गया 0.3 आ जाएगा क्या? 0.3 सर। 18/60। अब फिर तो कैलकुलेशन वैसे सुपर फास्ट है, मैं तो 1 मिनट में कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 0.3 आ गया, तो वाई बी कितना हो गया? 0.7 3। 7 बहुत अच्छी बात है, तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो आप देखो कि बहुत मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चंस अगर ढंग से समझ के किए जाएं तो बेहद आसान है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती इसमें। ठीक है, हम अभी ज़रा और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आप जो है इस तरीके के मुझे बताएंगे। क्वेश्चन है at 373 Kelvin, the vapor pressures of pure heptane and octane are one 105.2 kilopascals and 0.8 हाँ जी respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? दिए 3 मिनट्स आपको करके बताइए।
सर पार्शियल प्रेशर सॉरी इसका पार्शियल प्रेशर उसका हेप्टेन का 8.239 होगा इनटू 10⁻³ पास्कल। एक बार दोबारा बोलना। सर पार्शियल प्रेशर हेप्टेन का 48.239 इनटू 10⁻³ पास्कल आ रहा है। अच्छा, और कोई? तो क्या आंसर है? आपका आंसर बताओ। 236.050 पास्कल। यहाँ तो कुछ और दिया हुआ। सर आंसर बताना है। चलो देखते हैं। 80.5 किलो पास्कल। कोई भी सही नहीं आ रहा। जो लिखा हुआ पीछे मेरे पास बुक का ही क्वेश्चन है। तो पीछे आंसर क्या दे रखे हैं? 42.5। पीछे आंसर जो दे रखा है वो तो है 73.08 किलो पास्कल। सर 80 आ रहा है। देखते हैं। तो सबसे पहले डेटा इकट्ठा करते हैं। मान लो हेप्टेन को मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। बार बार अपने मन में एक चीज़ पक्की कर लेता हूँ, हेप्टेन को मैं 1 और ऑक्टेन को मैं जस्ट रैंडमली 2 लिख लेता हूँ। तो P0 1 जो है वो है मेरे पास, और P0 2 है मेरे पास 46.8 किलो पास्कल। अब जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें हेप्टेन है 26 ग्राम्स और ऑक्टेन है 35 ग्राम्स। इसका टोटल पी टोटल निकालना है मुझे। पी टोटल निकालने के लिए अभी एक्चुअली क्या है, मुझे पता है भाई पी टोटल क्या आएगा, P1 प्लस P2। P1 आएगा P0 1 P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो P1 नॉट P2 नॉट तो पता है, x1 x2 इज द बेसिक प्रॉब्लम। बस तो पहले x1 निकालें। तो x1 क्या है, x1 है n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास और n2 के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, दोनों कंपोनेंट्स के। तो हेप्टेन होता है C7। आपको पता होगा एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो हेप्टेन हुआ 7 दूनी 14 15 16, ऑक्टेन हुआ C8H 8 दूनी 17 18। तो मोलर मास फर्स्ट कंपोनेंट का मेरे पास आ गया हेप्टेन का 12 7 84 एंड 16, पूरा 100 आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन उसका ऑक्टेन का आया, वो है मेरे पास 12 8 96 इंटू 400 114, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये गिवन मास n1 जो है, गिवन मास है मेरे पास 26 अपॉन 100 और ये है 35 अपॉन 114। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ फ्रैंकली। 26 डिवाइडेड बाई 100, ये तो खैर आप देखो मेरा कमाल में बिना कैलकुलेटर के भी कर सकता हूँ। और उसके बाद 35 डिवाइडेड बाई 114, ये हो गया 0.31 लिख लेते हैं इसको। तो अब जो है x1 निकल गया n1 यानी 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.31।
यानी 0.26 अपॉन 0.57 तो 0.26 डिवाइडेड बाय 0.57 तो x1 आ गया आपके पास 0.456 और x2 आ गया 1 माइनस 0.456 तो ये हो गया 0.544। तो अब p टोटल निकालते हैं। p टोटल इज इक्वल टू p1 नॉट वो है 105.2। अभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है इसलिए आप समझ सकते हो कि भाई मतलब कैलकुलेशन ऐसी गंदी वाली आती है, ऐसा नहीं कि आती नहीं है। इंटू 46.8 इंटू 0.544 है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, मगर उसमें ही हमारे ना हौसले छूट जाते हैं। तो बिना कैलकुलेटर के ऑब्वियसली करना मुश्किल सा होता है और वो आंसर भी हमसे मतलब बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन एक्सपेक्ट नहीं करते बोर्ड एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। 47.9712 ये आ रहा है मेरा कैलकुलेटर में, देखो प्लस 46.8 इंटू 0.544 25.4592। तो ये हो गया 47.9712 प्लस 25.45 मेरा आ रहा है 73.43 किलो पास्कल। पीछे 73.08 दिया है, चलेगा इतना बहुत। तो ये है कुछ नहीं, सेम वही चीज़ है, कुछ खास नहीं है, मगर आपको जो है मतलब सॉर्ट आउट करनी आनी चाहिए जब जैसी जरूरत हो। वही फॉर्मुलेशन है, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते इसमें। एनी क्वेश्चंस? मतलब आपने ना जिन्होंने गलत निकाली वो बताओ क्या गलती करी है। क्या आपने मास परसेंटेज निकाल लिया, क्या वो मास फ्रैक्शन निकाल दिया क्या? मुझे एक बात बता। सर मैंने तो अभी एक का ही निकाला था, सिर्फ हेप्टेन का निकाला था सिर्फ। अब जैसे मुझे ये लगता है कि आप में से कईयों ने क्या किया होगा कि 26/26 + 35 ये निकाला है क्या किसी ने? दिस इज मास फ्रैक्शन। फिर इतना आंसर में वेरिएशन क्यों आ गया हमारे? मतलब आप भी ऑब्वियसली कैलकुलेटर तो लेकर ही बैठे हैं, या कोई एबेकस का विद्वान हो तो पता नहीं मुझे, तो मुझे नहीं पता एबेकस हमारे सर अभी सिर्फ हेप्टेन का निकाल के बताया था आपको। आपने सिर्फ क्या करा था? इनका निकाल दिया था सर सिर्फ हेप्टेन का निकाला था। अच्छा, ये पूछा किसका इसमें? यस सर। अच्छा, अभी आप सर आधे पूरा रास्ते पहुंचे पूछा है, वो क्या? बाद में देखा था। यस अच्छा, सर। मिक्सचर का निकालना ना, मिक्सचर का निकालना। तभी मैं अच्छा, तो तभी गलत हुआ, मतलब आपने किसी एक का ये या ये एक चीज निकाली आपने, सम टोटल करना रह गया था। ओके, वही मैंने कहा किसी ने ये आंसर दिया, किसी ने ये आंसर दिया है ना। चलो ठीक है, तो मतलब अपनी गलती कुल मिला के समझ आ गई ना आपको? यस सर। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसमें मतलब और भी जैसे अपन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसमें ये मुझे लगता है जितने भी टिपिकल मैं आपको इस पे करवा सकूं मैं आपको समझा दूं बातें। तो क्वेश्चन ये भी अभी एनसीईआरटी का ही है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm mercury and 4 and 15 mm mercury. Respectively. तो पहला क्वेश्चन है
the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CaCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin. Also calculate the mole fraction of each component in vapor phase. Which liquid is more volatile? Which liquid has relatively stronger, मैं ना IMF लिख देता हूँ, intermolecular forces in liquid phase. बस अंडरस्टूड ही है, तो लिक्विड की बात ही कर रहे हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें स्ट्रॉन्गर है? विच लिक्विड हैज ए हायर ब्लड प्रेशर, नहीं बॉइलिंग पॉइंट. थोड़ा सा मैं एक बार ये शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, थोड़ा सा लिखने का आलसी हूँ मैं, तो आपको ध्यान रहेगा भाई क्या चीज़ का क्या मतलब है. आगे IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. कीजिए, दिए 4 मिनट आपको. ये कर दोगे तो फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं. Oh, yes, sir.
क्या करें? हो गया रिजर्वेशन। कर लिया? यस सर। सर पी टोटल क्या आ रहा है? पी टोटल? यस सर। पी टोटल जो है, पी टोटल की यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है वो है 347.9 mm। सर 339.31 आ रहा है मेरा सर। अच्छा, कोई कैलकुलेशन एरर होगा या तो, चलो देखते हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है, पर जैसे मान लो 348 339 थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन हो गया, फिर भी चलो देखते हैं। तो आंसर को देखें अपने सर जरा। एक मिनट और रुक जाओ। हाँ जी। सर पी टोटल एक बार वापस बता दो। पी टोटल की वैल्यू या सॉल्व करना कैसे है? वैल्यू 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 लिखी हुई है ना, नजर नहीं आ रही आपको? मैंने देखा नहीं सॉरी। ये लिखी हुई है। ओके चलो तो अब देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पता लगाना है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म आपको, यानी कि मान लो मैं अपनी मर्जी से इसको कंपोनेंट 1 और इसको कंपोनेंट 2 ले लेता हूँ। तो प्योर क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर जो है वो मेरे को दिया हुआ है, P1 नॉट जो है वो है 200 mm मरकरी। सर यहाँ पे प्योर तो लिखा नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं लेंगे। क्या होता है, हाँ प्योर भले ही ना लिखा हो, मगर एक चीज क्लियर होती है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। कोई मिक्स तो नहीं लिखा हुआ, कोई इसमें सोल्यूशन तो नहीं बनाया है ना, यानी क्लोरोफॉर्म ही है। क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। तो प्योर क्लोरोफॉर्म ऑटोमेटिकली हो गया। और उसी तरह से आपके पास जो है P2 नॉट जो है वो यहाँ पर हो गया 415 mm। तो पहला पार्ट ये कहता है वेपर प्रेशर निकालना है आपको, सॉल्यूशन का पी टोटल पता लगाना है आपको, जिसमें W1 जो है यानी क्लोरोफॉर्म 25.5 ग्राम्स है, और W2 यानी कि CH2Cl2 है वो 40 ग्राम्स है। तो थोड़ा सा यहाँ पर साथ साथ ही अपन गिवन मास के साथ मोलर मास भी लिख लें अगर, तो जैसे क्लोरोफॉर्म का आएगा 119.5 ग्राम्स और दूसरे का आएगा जो है वो आएगा 85 ग्राम्स। में थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पर, ये तो कर ही लोगे ना आप। क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12। अब वो देख लो, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब आप कल को सोच लो यार मोलर मास तो वहाँ दिया होगा, वहाँ एग्जाम में नहीं दिया होगा, तो कैसे करोगे आप? अगला कहता है कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन तो ऐसे एटम्स है भैया, तुम्हें मोलर मास याद होने चाहिए उनके। अपने को याद नहीं हो तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। और अच्छी वेटेज का क्वेश्चन 3 से 5 नंबर तक का है, दौड़ गए अपने तो थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को संभल के करना जरूरी है। तो अब देखो इसमें आपको क्या है, पी टोटल पता लगाना है और जो है आपको ये कॉम्पोजिशन दे रखा है। दूसरे पार्ट में दूसरा भी न्यूमेरिकल है, दूसरे में आपको क्या निकालना है कि आपको y1 y2 पता लगाना है। तो अपने जो है बात को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो है पी टोटल है अपने पास P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले तो अपन x1 निकालें, ठीक है। तो कोई एक निकालने अपन मोल फ्रैक्शन x1 ले लेते हैं। x1 होगा n1 अपॉन n1 प्लस n2, और फिर ये हो जाएगा क्या, आपको पता ही है ये क्या होगा, n1 होगा W1 अपॉन mm1 अपॉन W1 अपॉन mm1 प्लस W2 अपॉन mm2। तो आप वैल्यू प्लेस करोगे यहाँ पर, ये है 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5 अपॉन, ये बड़ा गंदा सा काम है पर करना पड़ता है, क्या करें, कोई एक मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है, इसीलिए अपन एक से काम चला लें
वो ज़्यादा अच्छा, कोई एक मोल फ्रैक्शन निकाल लो बस, दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा, दो ही बाइनरी मिक्सचर अपने को दिए होते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास हो गया, ये इधर हो गया आपके पास कितना था, ये 40/85। तो अब आपके पास जो है x1 यानी कि क्लोरोफॉर्म के 0.3 0.312। मैं थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम बचा रहा हूँ, ये भी आपका एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। x1 इतना आ गया तो ऑब्वियसली x2 कितना आ जाएगा, अगर आप वैसे लिख लो अपने पास तो 1 - 0.312 के हिसाब से x2 आपके पास कितना आ गया 0.688। चलो खैर, सर अगर 0.3 लिया तो गलत होगा? हाँ बेटा, कम से कम 2 to 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक एक्सप्रेशन जरूरी है मोल फ्रैक्शन में, तो खास तौर पे क्योंकि मोल फ्रैक्शन में काफी अंतर पड़ जाता है ना, ठीक है ना, काफी अंतर पड़ जाता है, थोड़ा सा ध्यान से करना जरूरी है। तो सर हाँ मेरा जी, 0.29 आ रहा है सर, इसको आगे ले सकते हैं मतलब? 0.2, अब वही बात है कि ठीक है चलो, अब क्या इलाज है, वही इसीलिए आपके आंसर में अंतर वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, बट कोई इलाज भी नहीं है इसका। मतलब क्या है कि जितना हो सके जो है ना, आप अप्रोक्सीमेशंस को अवॉइड करो तो अच्छा है। सर आंसर 352 आ रहा है सर मेरा तो। तभी तो इतना वेरिएशन आ गया, 352 के 62। 52। हाँ तो बहुत वेरिएशन आ गया ना, देख लो इतने से कितना वेरिएशन आ गया, हाँ जी। 52 आ रहा है, 62 के 52? 52 सर। 52 ठीक है, फिर भी हाँ, आप मान के चलो कि ना जो भी आपका आंसर आता है तो उसमें जैसे ये कहते हैं कि ±2% तक का आपका वेरिएशन अगर होता है तो चलता है, तो मतलब आप देख लो कि कितना चलेगा। हाँ चल जाएगा इतना, मतलब जहां तक हो सके आप एग्जैक्ट लेके चलो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ये x2 आ गया आपके पास, अब अपन करते हैं p टोटल, पहला पार्ट सॉल्व। p1 नॉट इस मतलब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ मैं। ठीक है, p1 नॉट है मेरे पास 200 और x1 है मेरे पास 0.312। फिर उसके बाद मेरे पास p2 नॉट मेरे पास है 415 और x2 है मेरे पास 0.688। चाहता तो मैं वो वाला फॉर्मुलेशन में मतलब x1 x2 में से कोई एक चीज़ रख के भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे। तो p टोटल आपके पास आया, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर अपन, 200 × 2.312, 200 × 2.312, 62.4। और दूसरा 415 × 0.688, ये हुआ 285.52। तो पी टोटल कितना आया, 347.92। यहाँ फाइनल आंसर में जरूर यूनिट्स लगाओ, बिना यूनिट्स के जवाब मत दो। कई बार न्यूमेरिकल में मतलब क्या, कई बार क्या हमेशा यूनिट्स की भी वेटेज होती है, आधा नंबर ऐसे आधा आधा करके कट जाता है बिना मतलब सारे करने के बाद मेहनत। तो ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। हाँ जी सर मोल फ्रैक्शन हाँ जी, क्या चीज, ये P1 नॉट सर वो यस सर पी टोटल ही तो निकालना है ना पहले पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में तो यस सर निकल गया सर यस। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी पी टोटल। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर, और इसमें अपने को निकालना है y1 y2 निकालना है। तो बड़ा सीधा सा सिस्टम है, बता ही दिया था मैंने, जैसे आपको बताया भाई P1 = y1 × P टोटल, तो P टोटल विल बी इक्वल टू P1 अपॉन y1 = P1 अपॉन P टोटल। तो P1 या तो y मतलब y1 निकाल लो या y2 कोई एक निकाल लो, तो ये अपने ये रही वैल्यू P1 की, ये है 62.4। ये समझ आ गई कैसे? यस सर। P1 नॉट इंटू x1, P1 नॉट x1 क्या होता है, P टोटल क्या होता है, P1 + P2। तो P1 नॉट x1 है रिवर्स लॉ के हिसाब से, वो ऑलरेडी अपन ने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर 62.4।
अपॉन पी टोटल भी अपने सॉल्व कर रखा है 347.9। तो ये हो गया आपके पास 62.4 डिवाइडेड बाय 347.92, तो ये हो गया आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.18 0.1 और y2 आएगा आपके पास 0.82। कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये आ जाएगा 1 माइनस y1। सर मेरा 0.17 आया। अब बेटा फिर वही बात है, आपने 7 के बाद देखो हमेशा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सॉल्व करना पड़ता है अगर डेसिमल आ रहे हैं तो, तब फिर थर्ड से सेकंड प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं। ये अब आपने 0.17 की एक्चुअली 0.179 आ रहा है इसके अंदर, तो बहुत अंतर हो गया ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये दो आंसर्स आ गए इसके अंदर, ये y1 आ गया, ये y2 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखिए क्या है कि यहां पर पहला क्वेश्चन आता है विच लिक्विड इज मोर वॉलेटाइल। दो कर लिए अपने। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसके वेपर्स बनते हो वो वॉलेटाइल कहलाती है। सर अनस्टेबल कह सकते हैं? हैं जी? ना ना, अनस्टेबल का मतलब बेसिकली अनस्टेबल का मतलब होता है जो डिकम्पोज हो जाए। ये वॉलेटिलिटी फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज की बात नहीं है, मतलब सिर्फ स्टेट चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। अनस्टेबल तो आमतौर पे हम उसको बोलते हैं जो जैसे टूट जाए, जैसे मान लो सिल्वर क्लोराइड था, आपने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पढ़ा हुआ 10th क्लास में, वो अनस्टेबल है कि भाई लाइट गिरे तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। वॉलेटिलिटी तो सिर्फ एक फिजिकल चेंज है ना, कि जैसे पानी से भाप बन जाए या भाप से पानी बन जाए या बर्फ बन जाए पानी से, सिर्फ स्टेट चेंज की बात है, कोई केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में यहाँ पर हम कहीं पर भी केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिक्विड सॉल्यूशंस बना रहे हैं। सॉल्यूशन का बनना एक फिजिकल चेंज होता है, अगर केमिकल रिएक्शन ही हो जाए तो फिर चीजें नहीं बात बनती। अब जैसे डाल्टन्स लॉ भी है तो वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के बीच में है। ये लिक्विड से जो आप मिक्स कर रहे हो वो ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। तो जिसके वेपर बने वो वॉलेटाइल। तो कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल है इसमें से, ए या बी? मतलब क्लोरोफॉर्म या डाइक्लोरोमीथेन, क्या कहते हैं आप? और कैसे पता लगेगा? जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। जी? डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन। जिसका प्योर लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, प्योर लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है ना, वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। आप प्योर 1 लिक्विड का और प्योर 2 लिक्विड का वेपर प्रेशर देखो, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? अब जैसे आप एक बात को समझो, दो वेसल ले रखे हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर, एक में भर रखा है पानी, एक में भर रखा है पेट्रोल। आप कहोगे हिंदी मीडियम में कैसे आगे, कोई नहीं, बात समझने के लिए हिंदी बढ़िया। ठीक है, तो एक में भर रखा है आपने पानी, ये कोई बनाना तो है नहीं, तो समझना है आपने। एक में भर रखा है पेट्रोल। किसकी सरफेस पर आपको, मतलब कौन किसकी सरफेस पर आपको ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा आसानी से वेपराइज होता है 25 डिग्री पर? ये तो आप जानते होंगे, पेट्रोल, है ना। तो आपको जो है पानी की सरफेस पर कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी के मिलेंगे तो सही, टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों को एक ही कंडीशन रखा हुआ है, लेकिन पेट्रोल जितने नहीं मिलेंगे। पेट्रोल पर तो बहुत ज़्यादा वेपर होंगे इसके, पेट्रोल पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा जो है ना, ये कहेंगे अपने के वेपर बहुत ज़्यादा होंगे पेट्रोल की सरफेस के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा इजीली इवेपोरेट कर जाता है, लो टेम्परेचर पर भी इवेपोरेट कर जाता है। तो पेट्रोल की सरफेस पर वेपर ज़्यादा बनेंगे उसी टेम्परेचर पर 25 डिग्री पर, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा?
वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा 25 डिग्री पर के पेट्रोल पर? पेट्रोल का ज्यादा होगा। पेट्रोल पेट्रोल का ज्यादा होगा, है ना। तो कौन सा मोर वॉलेटाइल है? जिसकी वेपर ज्यादा बनती है, ये क्या है? मोर वॉलेटाइल। जिस प्योर लिक्विड का, आपको प्योर टू प्योर कंपेयर करना होगा ऐसे में, जिस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा दिया हो, सिंपल, तो उसका जो है वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। अब जैसे मान लो, चलो अपने सारी चीजें नहीं उलझाते, अब जैसे उसी के साथ मुझे बताओ कि इनमें से चौथा जो क्वेश्चन है कि इनमें से लिक्विड फेज में किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें ज्यादा स्ट्रांग है कि इसमें ज्यादा पानी स्ट्रांग? में। पानी में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे पानी। वाटर की दूसरे जो है मतलब ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर आपको ध्यान हो, हमने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो 11th में। लेकिन पेट्रोल क्या होती है? वो हाइड्रोकार्बन की चेन है, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है लंडन फोर्सेस होते हैं, कोई खास ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी चीज नहीं होती, इसीलिए वो उसी टेम्परेचर पर ज्यादा इवेपोरेट कर जाते हैं। तो पेट्रोल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वीक होते हैं कंपैरेटिवली, अगर पानी और पेट्रोल की बात करें। यानी जो ज्यादा वॉलेटाइल है, जो आसानी से साथ छोड़ के ऊपर चला जाता है, इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं। तीसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट। चलो आज टाइम अप हो गया, बॉइलिंग पॉइंट की फिर अपन कल बात करते हैं, ठीक है? कल इसको आगे डिस्कस करते हैं। सी यू टुमारो। टेस्ट अभी मैं एक बार जो है, अभी आप वेट करें, नई डेट हम आगे देखकर अभी डिसाइड करेंगे, अभी एक बार हम पढ़ेंगे, ठीक है? सी यू टुमारो।